गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण में क्लास 7th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में हमने भाषा और लिपि का अध्ययन कर लिया था। अब हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी विधा को सीखने के कुछ नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के बिना हम उसे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकते तथा उसका प्रयोग भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। उस भाषा को सीखने तथा उसके सही प्रयोग करने के लिए उन नियमों का जानना अत्यावश्यक होता है। जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। यहाँ एक शब्द आ गया आपके पास में, व्याकरण किसे कहते हैं? तो परिभाषा होगी, जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन किए बिना न तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला है, मैंने भी जाना है। या मैंने की जगह क्या शब्द आएगा? मुझे, क्योंकि मैंने शब्द गलत है। यहाँ वाक्य क्या होगा? मुझे भी जाना है। दूसरा है, वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं। अनेक शब्द बहुवचन होता है तो अनेकों नहीं बनता, तो वाक्य शुद्ध क्या होगा? वहाँ अनेक लोग खड़े हैं। अगला है, वह कौन सा सामान है। यहाँ पर कौन सा की जगह आएगा? यह किसका सामान है। चौथा वाक्य है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मेरा ये शब्द गलत है, यहाँ आएगा मैं, या इसकी जगह भी आपका वाक्य शुद्ध रहेगा। मेरा जो शब्द है इसकी जगह आप लिखिए अपना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उपयुक्त चारों वाक्यों में कोई ना कोई अशुद्धि है, जिसका कारण हिंदी भाषा के व्याकरण के नियमों की जानकारी का न होना है। देखिए आगे पहले वाक्य में, अब यहाँ पर ये जो आपके वाक्य लिखे थे उन्हें समझाया जा रहा है। पहले वाक्य में मैंने सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध है, इसके स्थान पर मुझे सर्वनाम का प्रयोग अपेक्षित है। यानी मुझे जो शब्द आएगा, सर्वनाम आएगा, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी भी वाक्य में प्रयोगकर्ता और क्रिया दोनों में ने का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। मैंने तथा जाना, इन दोनों में ने का प्रयोग हुआ है, अतः यह अशुद्ध है। यानी ने से मतलब तात्पर्य होगा यहाँ पर कर्ता से, तो कर्ता यहाँ पर एक होगा। और ने से तात्पर्य होगा कि कर्ता के अनुसार ही सर्वनामों का स्थापन होगा, दो एक साथ ने का प्रयोग नहीं होता। दूसरे वाक्य में अनेकों का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार अनेक शब्द पहले से बहुवचन है और बहुवचन का बहुवचन अनेक का अनेकों गलत होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? अनेक। तीसरा आपका वाक्य था, तीसरे वाक्य में कौन सा की जगह किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, यह किसका समान है। तो यहाँ पर कौन सा के स्थान पर क्या आएगा? किसका। चौथा वाक्य था, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो चौथे वाक्य में मैं कर्ता के साथ मेरा प्रयोग अशुद्ध है। मेरा के स्थान पर क्या आएगा? अपना, यानी मैं अपना काम कर रहा हूँ। अतः स्पष्ट है कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी आवश्यक है। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। क्या परिभाषा है व्याकरण की? वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण की परिभाषा है कि व्याकरण किसे कहेंगे। आपके एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्याकरण की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं कि व्याकरण किसे कहेंगे। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग अलग अलग पार्ट हैं ग्रामर के। कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, और 3 प्रकार पर ही आपके संपूर्ण व्याकरण टिकी हुई है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है? वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्णों के आधार पर हम संधि का अध्ययन करेंगे। आगे शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्वरूप तथा इसके भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर हम समास का अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा चैप्टर आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के प्रकार, स्वरूप, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए
आपके एक नोट डाल रखा है कि इन सभी के बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। हम जो आगे अध्याय पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। अब आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वह भाषा जो माता तथा परिवार के सदस्यों के द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। माँ के मुख से और परिवार के मुख से जो हम भाषा सुनते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग हैं, 3 पढ़े आपने, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगला क्वेश्चन है, भाषा का ही रूप है। अब यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, बोली, स्वर, व्यंजन या कुछ नहीं। तो भाषा का रूप होता है बोली। भाषा की परिभाषा लिखिए। हमने आपको जब पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं तो वहाँ परिभाषा के बारे में आपको समझा दिया था। तो आपको देखना है कि भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा को अभिव्यक्त करने के कितने प्रकार है, कितने प्रकार से हम भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बोली से आप क्या समझते हैं। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा बोली के 2 उदाहरण भी दीजिए। बोली किसे कहते हैं सबसे पहले आपको ये बताना है और भाषा और बोली के अंदर अंतर स्पष्ट करना है और बोली के 2 उदाहरण आपको देने हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। 2 बोलियां थी, कौन कौन सी, ब्रज और अवधी, आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं तथा लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपको लिपि के बारे में समझाया था और इसकी आवश्यकता पड़ने का क्या कारण है उसके बारे में समझाया था। तो उसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, लिपियों के नाम बताना है। यहाँ पर 4 भाषाएं लिखी हुई है आपके पास में, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। इन चारों की आपको लिपि बतानी है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं तथा व्याकरण को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो व्याकरण की आपने परिभाषा पढ़ी थी कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, व्याकरण के नियमों की सही जानकारी के अभाव में निम्नलिखित वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हो गई है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर 4 आपके वाक्य दे रखे हैं। उसके माता जी आए हैं, यहाँ पर उसके नहीं आएगा, उसकी माता जी आई है, ये होगा। अगला है, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, यहाँ आएगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। इस प्रकार से आपको हल करना है। तीसरा है, उसका थैला भारा है और चौथा है, यह चाय ठंडा हो गया है। तो तीसरा था, उसका थैला भारा की जगह भारी है और यह चाय ठंडी हो गई है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर हल करने हैं। आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप हल करें। हल करने के बाद में आप इस क्वेश्चन आंसर को जांच करवाएं। आपके क्वेश्चन आंसर चेक किए जाएंगे और इसी के आधार पर आपका जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज यहीं तक। और आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप अपनी वर्क कॉपी के अंदर, गृह कार्य की कॉपी जो आपकी है उसके अंदर आप हल करके इस कार्य को जांच करवाएं। अगला पार्ट हम वर्ण विचार के बारे में उसमें अध्ययन करेंगे।